नमस्कार साथियों, मैं मनीष मुजावदिया आज आपके लिए एक पेडागोगी की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपके मॉक टेस्ट नंबर पहला चलेगा। आज अपन पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन। इसमें रहेंगे आपकी सारी पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन डेली रहेंगे। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपके कितने नंबर आए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसमें आपके मैथ्स पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी, पर्यावरण, बाल विकास, जितने भी पेडागोगी के क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आज अपन का मॉक टेस्ट नंबर पहला रहेगा। इसमें हम अपन 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट करें, और अगर किसी ने नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। इससे मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन की मॉक सीरीज लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके बताएं। तो मैं कल आपके लिए डेली 20 से 30 क्वेश्चन पेडागोगी स्पेशल की क्लास चलती रहेगी। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार जाके सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, इसमें सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। पेडागोगी की स्पेशल क्लास रहेगी। इसमें आपके मॉक टेस्ट पहला चला है, जिसमें आपके आज 20 क्वेश्चन है। अगर आपने ये अच्छा लगा तो मैं आपके लिए कल से 30 क्वेश्चन लाऊंगा। मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए तो मैं आपके लिए एक वापस से 20 क्वेश्चन के डबल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 40 क्वेश्चन डेली आपके 10-10 क्वेश्चन बढ़ाता जाऊँगा। तो आज अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, कल से अपन फिर देखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो क्वेश्चन आगे बढ़ा देंगे। तो पहला क्वेश्चन बताएं, निम्न ब्लूम, कथुरवाल और मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक या भावात्मक? बताएं। ब्लूम, कथुरवाल और मसीहा ने किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया? तो आपने लगा दिया होगा आंसर। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम, कथुरवाल और मसीहा ने मिलकर भावात्मक शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या है? वर्गीकरण करना, संगत तर्क, क्रमबद्ध या इनमें से कोई नहीं? बताएं, टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या है? ये सब पुराने पेपर से ही लेके आ रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बताएं, टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ है वर्गीकरण करना। क्या करना? टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण करना। कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की? बताएं। ब्रह्मगुप्त ने, महावीराचार्य ने, भामी ने या आर्यभट्ट ने? बताएं, कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कुहुक गणित ग्रंथ की रचना की है ब्रह्मगुप्त ने। किसने करी है? ब्रह्मगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इनमें से कोई नहीं? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो अमूर्त गणित का अधिगम प्रारंभ होता है प्राथमिक शिक्षा से। कहाँ से? प्राथमिक शिक्षा से अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन बताएं, बीज गणित सूत्र का अधिगम है विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण या कोई नहीं? बताएं, बीज गणित सूत्र का अधिगम है। पांचवें का आंसर बताएं। तो बीज गणित सूत्र का अधिगम है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, व्यापीकरण। बीज गणित सूत्र का किस अधिगम का है? तो यह है व्यापीकरण। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है प्रकृति का, उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का या इनमें से कोई नहीं? बताएं, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है। कई का? उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? राधाकृष्णन, फ्रायड, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर या वीपी सिंह? बताएं, व्याकरण अनुदान विधि के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। देखो और कहो विधि किसे कहा जाता है? चित्र विधि को, अनुकरण विधि, भाषा यंत्र या वर्ण? देखो और कहो विधि कहाँ उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, चित्र विधि को। देखो और कहो विधि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चित्र विधि को। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है सुनकर, पढ़कर, देखकर या सुनकर या पढ़कर? बताएं। तो भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है सुनकर और पढ़कर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां,
निम्न में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है? ये तो आपने लगा दिया होगा। वार्तालाप, परिचर्चा और भाषण, ये तीनों हैं वाचन कौशल की गतिविधियाँ। खेल कूद वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसने पूछा है कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। भाषा अर्जन के प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है? अनुकरण, अभ्यास, बारंबारता या यथार्थबोध। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाषा अर्जन के प्रमुख युक्ति है यथार्थबोध। ऑप्शन नंबर डी। दो खंडों में कौन विभक्त नहीं होता? काया, प्राण, चेतना या हृदय। तो ये भी लगा दिया होगा, हृदय दो खंडों में विभक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। पठन कौशल का मुख्य अवयव नहीं है। क्या पूछा? नहीं पूछा। आत्मविश्वास, आरोह अवरोह, विराम या धावन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 13वें का? तो पठन कौशल का मुख्य अवयव धावन नहीं है। आत्मविश्वास है, आरोह अवरोह है और विराम है, ये तीनों है पठन कौशल के अवयव। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। प्रस्तावना कौशल की दक्षता नहीं है। सुनना, बोलना, दौड़ना और लिखना। बताएं प्रस्तावना कौशल की दक्षता कौन सी नहीं है? तो प्रस्तावना कौशल की दक्षता दौड़ना नहीं है। सुनना है, बोलना और लिखना, ये तीनों प्रस्तावना कौशल की दक्षता हैं। दौड़ना प्रस्तावना कौशल की दक्षता नहीं है। अगला क्वेश्चन 15वां। अर्थवेद का छठा भाग है गद्य, पद्य, यह दोनों या कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर। तो अर्थवेद का छठा भाग क्या है? बताएं। अर्थवेद का छठा भाग है पद्य। ऑप्शन नंबर बी। ये बताएं। पियाजे की संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि रिक्त स्थान होती है 0 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 4 से 6 वर्ष। बताएं पियाजे की संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि क्या होती है? तो आपने सही आंसर लगा दिया होगा। पियाजे की संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। और अगर आपसे पूछ ले बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी पियाजे ने। वो कौन कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, ये संवेदी मोटर लिख लिया तो गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये इन्होंने करा था पियाजे ने। अगर आपसे पूछ ले कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी तो वो की थी पियाजे ने। और इसने क्या पूछा है? पियाजे की संवेदी तो 0 से 2 वर्ष। और आपसे पूछ ले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 1 मिनट, संवेदी प्रेरक अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक काल है ये है 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ। संवेदी प्रेरक मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इनकी 4 अवस्थाओं की पहचान की थी पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक महामारी विज्ञान के जनक कौन है? पियाजे, वाइगोत्स्की, डेविड या वार्नर। बताएं 17वें का आंसर क्या होगा? तो आनुवंशिक महामारी विज्ञान के जनक है ऑप्शन नंबर ए पियाजे। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। बताएं कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है जबकि सामान्य महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, ट्रिपल एक्स या एक्स। बताएं कौन सा गुणसूत्र होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर देखो पुरुष में तो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं
और महिलाओं में होते हैं XX। सामाजिक पुरुष में XY, अगर आपसे पूछ ले कि XY किसका है तो ये है पुरुष का, और XX ये है महिलाओं का। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, निकट से दूर, या इनमें से कोई नहीं। तो सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, मतलब सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, और ये आप लिख के ले लेना। एक ये IMP है और एक वो संवेदी गामक अवस्था, एक वो IMP है। आपके सारी एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इन दोनों को अच्छे से देख लेना। इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में दे दूँगा। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और इसके लिए आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और डेली शाम को आपको लेयर 3 एजुकेशन पर शाम को 6 बजे हिंदी के 25 क्वेश्चन डेली होते हैं। मॉक टेस्ट आज 40 हो गया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो रोज़ वहाँ जाके देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर दूसरा लेकर आया हूँ, जिसमें ऑल पेडागोगी के क्वेश्चन रहेंगे। कल मैंने आपको 1 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन कराए थे। ऑल पेडागोगी का मॉक टेस्ट नंबर पहला कराया था। अगर किसी ने न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, उससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज ये आपकी 5वीं क्लास है। मॉक टेस्ट नंबर इसमें दूसरा चल रहा है। कल अपन ने पहला मॉक टेस्ट चलाया था, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया, लाइक कमेंट और शेयर अच्छे हुए, इसलिए मैंने आज आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर दूसरा लेकर आया हूँ, जिसमें आपके 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन रहेंगे। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आज भी आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए और वीडियो आपको कैसा लगा। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बाल विकास के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? बताएं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो ऑप्शन नंबर आपने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, बालक का। किसका? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। क्या है? अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, यह किसने कहा था? बताएं। मॉन्टेसरी, स्पेंसर, इरियॉन या मेहलर? बताएं। अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, ये कहा था इरियॉन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। किसने कहा था? अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, इरियॉन ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने कहा था, किस शिक्षाविद ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? किसने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? मारिया मॉन्टेसरी, स्किनर, पावलोव या इनमें से कोई नहीं? बताएं। किसने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? तो ये कहा था मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, यह किसने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक अच्छे की तरह जानता है? देखो, आपकी परिभाषा बहुत सारी है, परिभाषा आती है आपके ऊपर, 1 से 2 क्वेश्चन परिभाषा के बनते हैं, इसलिए मैं आज ज़्यादा आपके परिभाषा लेकर आया हूँ। ये बताएं, किसने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता हो? बताएं। प्लेटो, जॉन लॉक, रूस या अरस्तु? बताएं। तो ये कहा था हमारे जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये किसने कहा था?
कि शिक्षा के कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी? बताइए, ये किसने कहा था कि कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता? बताएं। तो ये कहा था जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन ने कहा था कि कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता। ये कहा था हमारे जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? किंडरगार्टन, डाल्टन, मॉन्टेसरी या व्याख्या? बताएं, कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? तो ये देखो, किंडरगार्टन खेल पर आधारित है, डाल्टन ये भी खेल पर आधारित है, मॉन्टेसरी ये भी खेल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? बताए, कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? मैंने आपको कल इसके बारे में पूरा बताया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, वह कौन सी अवस्था है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मैं आपको बता देता हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम होता है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का होता है 11 से 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। और संवेदी प्रेरक अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 से 15 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक यहाँ से लेना, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इसने कहा था कि वह बच्चा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करने लगता है तो वो कौन सी एज होती है? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक तार्किक वस्तुओं की घटनाओं में चिंतन करने लगता है। और ये अवस्था किसने दी थी? 4 ही अवस्था। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या पर 4 प्रमुख अवस्था दी थी। पियाजे ने 4 अवस्था दी थी, संवेदी, मूर्त, पूर्व और औपचारिक, और इनका टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है 28वां, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताएं, बीने, टर्मन, स्टर्न नहीं या ये सभी? बताएं, एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी हैं। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें न्यू चैनल को। देखो, एक कारक सिद्धांत के बुद्धि सीखने की, एक मिनट में आपको ये 28वां क्वेश्चन बता देता हूँ। एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक है बीने, टर्मन और स्टेनर। और आपसे पूछ ले द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, तो वो है स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन। और त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। ठीक है, और बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इन कारक के बारे में। अगला क्वेश्चन ये बताएं, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ, अल्फ्रेड बीने, टर्मन या बकिंघम? बताएं, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कहा था हमारे बकिंघम जी ने। किसने कहा था? बकिंघम जी ने कहा था कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। वो क्वेश्चन था बुद्धि सीखने की योग्यता। ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता, और यह है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह किसने कहा था? टर्मन, स्पीयरमैन, वुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं? बताएं, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कहा था वुडवर्थ ने, और बुद्धि सीखने की योग्यता वह ये कहा था बकिंघम ने। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कहा था वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे क्या कहते हैं? बताएं, आंतरिक अभिप्रेरणा,
मूल प्रवृत्ति, बाह्य अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे हम कहते हैं बाह्य प्रेरणा। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय पर दिए गए पुनर्बलन को क्या कहते हैं? निश्चित अंतराल पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक निश्चित समय पर दिए गए पुनर्बलन को हम कहते हैं निश्चित अंतराल पुनर्बलन। आपको वीडियो एक दो बार देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी परिभाषा हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आज के। एक बच्चे, अगला क्वेश्चन ये बताएं, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। कौन से गुलाब का? लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल चीज़ को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण है, बताएं। उद्दीपन सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। मतलब एक बच्चा था जो लाल गुलाब के कांटे से चुभ गया, उसके खून सब आ गए, उसके काफ़ी चोट आई। तो वो आगे चलकर जितने भी लाल कपड़े की पोशाक या कुछ भी चीज़ नज़र आती है उसको लाल चीज़, तो वह देखकर डरता है। तो वह कौन सा है? उद्दीपन सामान्यकरण, अनुक्रिया, दोनों या कोई नहीं। तो हमारा आंसर बताएं, आपने लगा दिया होगा सही आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक सामान्यीकरण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लेमार्क ने अध्ययन किया, बता स्कूल का किया था, समाज का किया था, वंशानुक्रम का किया था या वातावरण किया था? बताएं, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है इसलिए मैंने आज ये बताएं, इसका सही आंसर बताएं। सारे आपके सही आंसर होने चाहिए, 20 के 20 ही, तब लगना चाहिए कि हाँ तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रमण का। लेमार्क ने किस पे अध्ययन किया था? लेमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम पर। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों का उथल पुथल, स्नेह और प्रेम या उपयुक्त में से कोई नहीं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं। अक्षर ज्ञान, सुनकर, भाषा समझना, ध्वनि पैदा करना या उपयुक्त सभी। बताएं भाषा विकास के अंग कौन से हैं? तो देखो, अक्षर ज्ञान, सुनकर और भाषा समझना, ये सब भाषा विकास के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये बताएं, ये तो सबने लगा दिया होगा देख के आंसर। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं? बताएं। आबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में या काबुल में? बताएं। तो देखो, जहाँ रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो वहाँ पाए जाते हैं आबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतन नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है। सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना या समानता के प्रति सरोकार। तो देखो, याद करना यह पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। बताएं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जो जागने वाले जानवर हर चीज़ को देखते हैं वो किस रंग में देखते हैं? हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला और सफ़ेद। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जो जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो है काला और सफ़ेद। आज का आखिरी क्वेश्चन है 40वां। ये बताएं, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल। बताएं। तो पेट्रोलियम से मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है। कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ये मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, 20 कल कराया था। इससे पहले मैंने आपको एक सीटेट का ओल्ड पेपर कराया था। अगर किसी ने नहीं देखे हैं, आज 5-6 वीडियो हो गए, तो वो
मैं आपको ये लिंक, ये वीडियो आपको शेयर करूँगा, तो इस पर आप क्लिक करना और वहाँ पे सब्सक्राइब करके एक घंटी का बटन दबा देना। तो वहाँ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, तो उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको रोज़ डेली सुबह 6 बजे इस ऑल पेडागोगी के मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो देखने के लिए। और इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज आपको 40 पेडागोजी MP टेट की पेडागोजी के क्वेश्चन कराए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, है ना। 2 दिन से आपकी रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, आपकी फिर लाइव क्लास हो जाएगी डेली आपकी 2:30 बजे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।